गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स। मेरे लीगल एडवाइस बाय शेख जावेद मोहम्मद एडवोकेट चैनल पर आपका स्वागत है। एडीसी टिकट कितने प्रकार की होती हैं, आज के वीडियो का हमारा टाइटल यही है। एडीसी टिकट की क्या परिभाषा है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 की धारा 11 में एडीसी टिकट का उपयोग कहां कहां किया जा सकता है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। इसका उपयोग किस प्रकार से किया जा सकता है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। और मद्रास उच्च न्यायालय का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण फैसला है 24 मार्च 2017 आर अमूथा विरुद्ध जय चित्रा, जो एडीसी टिकट के संबंध में ही है। प्राइमरी नोट को उसमें चैलेंज किया गया था। इसी पे बड़ा महत्वपूर्ण फैसला। और एक भारत के सर्वोच्च न्यायालय का अविनेश कुमार चौहान विरुद्ध विजय कृष्ण मिश्रा 2009 2 ACC 32, इसमें धारा 35 स्टाम्प अधिनियम 1899 के बारे में बताया गया, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम हमारे वीडियो के मुख्य टॉपिक पर हम चलते हैं कि एडीसी टिकट कितने प्रकार की होती है। इसमें कुल 8 प्रकार की टिकट मैंने आपके लिए तैयार करके रखी है। एडीसी टिकट 8 से ज्यादा भी हो सकती है। जहां तक मुझसे कलेक्शन हुआ, मैंने आप लोगों के लिए उसका लॉ और टिकट के प्रकार को कलेक्ट किया है। ई बुक के अंदर इसको मैंने पूरा डिटेल के साथ लिखा है। आगे की जानकारी मैं आपको ई बुक के अंदर से ही दूंगा। ई बुक की लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने कॉपी पेस्ट कर दी है। यदि आपको आवश्यकता महसूस हो देखने सुनने और समझने के बाद, जो आगे की जानकारी मैं आपको उसी में से दूंगा, तो आप उसको वहां से परचेज भी कर सकते हैं। तो आइए सर, मैं आगे की जानकारी आपको ई बुक के अंदर से देता हूँ। एडीसी टिकट के जो प्रकार हैं सर, ये आपको जानकारी में ई बुक के अंदर से दे रहा हूं। इसके बाद फिर इसकी परिभाषा और भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 की धारा 11, जिसमें इसके उपयोग कहाँ कहाँ किए जा सकते हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे। और उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर। नंबर 1 है सर रेवेन्यू टिकट। मैं आगे बढ़ने से पहले शॉर्ट में सर परिभाषा बता देता हूँ कि एडिसिव टिकट का मतलब होता है चिपकाने वाली टिकट, जिसको हम कहते हैं जिसके पीछे गोंद लगा रहता है। गोंद लगाकर हम जिसको कागज पर चिपकाते हैं, उसको एडिसिव टिकट कहते हैं। नोटराइल वकील साहब को गवर्नमेंट की ओर से विशेष तौर से नोटराइल टिकट दी जाती है, उसे भी एडिसिव टिकट ही कहा जाता है। ये मैंने आपके लिए रखी है। पिछले वीडियो में भी सर मैंने इसकी जानकारी दी थी, आप ये देख लें स्क्रीन पे। ये नोटराइल टिकट है, ये नोटरी वकील साहब को दी जाती है। इसके पीछे गोंद लगा होता है। जब इसको गोल डब्बी में जो पानी पोता होता है, उस पर हम जब लगाते हैं तो इसका जो गोंद गीला हो जाता है और उसको कागज पर चिपका दिया जाता है। इसी को ही एडिसिव टिकट कहा जाता है। एडिसिव टिकट सिर्फ नोटराइल टिकट ही नहीं है, कोर्ट फीस की टिकट भी, रेवेन्यू टिकट भी, डाक टिकट भी है। बाकी जो भी प्रकार मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये सब एडिसिव ही कहलाते हैं। एडिसिव का मतलब होता है चिपकाने वाली, जिसमें गोंद लगा हुआ होता है। उसी प्रकार से ये जो टिकट है, ये हम जनरली कोर्ट में आवेदनों पर लगाते हैं, कोर्ट फीस टिकट। इसके पीछे भी गोंद लगा होता है, ये भी एडीसीव ही टिकट है सर। तो ये आपको मैंने बतौर उदाहरण के बताया। पिछले भी 2 वीडियो बनाए सर मैंने कि एडीसीव टिकट क्या है। इस पे बड़ा डिटेल वीडियो बनाया है, उस पर ई बुक भी लिखी है जो मेरे चैनल पर अपलोडेड है, आप वहां देख सकते हैं। और व्हाट इज सेक्शन 11 इंडियन स्टाम्प एक्ट 1899, इस पे भी मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाया जो मेरे चैनल पर अपलोडेड है। उसकी ई बुक भी लिखी है जो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपलोडेड है। अभी हम एडीसी टिकट के प्रकार पर चर्चा कर रहे हैं, जिसमें नंबर 1 है सर रेवेन्यू टिकट। उपयोग सरकारी दस्तावेज पर स्टाम्प शुल्क चुकाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। दस्तावेज जैसे बिक्री खरीदी अनुबंध, जमीन संपत्ति दस्तावेज, पट्टा आदि सरकारी दस्तावेजों पर स्टाम्प शुल्क चुकाने के लिए किया जाता है। और कानूनी आधार है इसका भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 की धारा 11। नंबर दूसरा है डाक टिकट, जिसको हम पोस्टेज स्टाम्प भी कहते हैं। इसका उपयोग जो होता है डाक सेवाओं के लिए शुल्क चुकाने के लिए होता है। दस्तावेज सेवा जैसे पत्र, पार्सल, पोस्टल, मनी ऑर्डर। रेवेन्यू टिकट 1 रुपए की भी आती है सर, छोटी सी इतनी बड़ी रहती है, वो लाल कलर की, और उस पर 1 रुपए का टिकट भी लगा होता है। और डाक टिकट और उसके अलावा भी आती हैं सर, ये सभी डाक टिकट होती हैं। ये सब भी एडिसिव टिकट ही कहलाती हैं। कानूनी आधार है डाक अधिनियम 1898। तीसरा है सर नोटरी टिकट, जिसको हम नोटराइल स्टाम्प कहते हैं, जो मैंने अभी आपको बताई है। इसका उपयोग नोटरी द्वारा प्रमाणित दस्तावेजों पर स्टाम्प शुल्क के रूप में होता है, जो नोटरी वकील साहब को उनकी तरफ से लगाना होती है। जो पक्षकार जो डॉक्यूमेंट्स लेके आता है, उस पर जो स्टाम्प ड्यूटी लगती है वो अलग होती है। नोटरी वकील साहब के द्वारा जो लगाई जाती है टिकट वो अलग होती है, जो मैंने आपको वीडियो के प्रारंभ में बताई है। दस्तावेज, वसीयत, प्रॉक्सी, पावर ऑफ अटॉर्नी, विशेष नोटरियल शब्द अंकित होता है। और सुप्रीम कोर्ट केस बोर्ड ऑफ रेवेन्यू विरुद्ध सरदारी विद्यावती 1962 का है, जो मैंने ई बुक के अंदर आगे इसको इसमें लिखा है। तो ये नोटरी टिकट हो गई सर। और नोटरी एक्ट 1952 और नोटरी नियम 1956, ये दोनों एक्ट नोटरी से संबंधित लॉ पर लागू होते हैं। और नोटरी वकील साहब के द्वारा जिस प्रकार से कार्य किया जाएगा वो सभी इसमें बताए गए हैं, उन्हीं के नियम कायदे। और नोटरी एक्ट 1952 की धारा 8 में नोटरी वकील साहब के कार्य के बारे में बताया गया है।
उसी में नोटराइल टिकट जो मैंने आपको बताई है, ये चस्पा की जाती है जब कोई व्यक्ति आपके पास नोटरी का कार्य लेके आता है। चौथा नंबर है सर कोर्ट या जुडिशियल टिकट। उपयोग न्यायालय में दाखिल दस्तावेजों पर कोर्ट फीस चुकाने के लिए। जो मैंने सर जस्ट अभी आपको बताई थी, ये टिकट जो मैंने आपको बताई थी, ये कोर्ट फीस टिकट आपको इस पर दिखाई दे रही है। देखा, ये कोर्ट फीस टिकट हो गई। ये भी एडीसी टिकट ही है और इसके पीछे भी सर गोंद लगा हुआ है। उपयोग न्यायालय में दाखिल दस्तावेजों पर कोर्ट फीस चुकाने के लिए दस्तावेज, याचिका, अपील, मुकदमे। कानूनी आधार है कोर्ट फीस अधिनियम 1870 प्लस भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899। पांचवा प्रकार है सर राजस्व टिकट, रेवेन्यू टिकट जिसे हम कहते हैं। उपयोग राजस्व न्यायालय या राजस्व बोर्ड में दाखिल दस्तावेजों पर इसको लगाया जाता है। दस्तावेज जैसे भूमि विवाद, पट्टा, कर याचिका। कानूनी आधार में इसमें सर भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 प्लस राज्य के राजस्व नियम। पांचवी एडिसिव टिकट है सर हमारी स्पेशल एडिसिव टिकट। उपयोग विशेष दस्तावेजों पर स्टाम्प शुल्क। दस्तावेज जैसे नोटरीकरण, ब्रोकर, हुंडी, प्रमाणित नक्शे। कानूनी आधार है सर राज्य विशेष स्टाम्प नियम, जैसे कर्नाटक स्टाम्प नियम 1958। इसके बाद सर सातवां नंबर आता है एडिसिव टिकट का ब्रोकर आब्लिक हुंडी टिकट। उपयोग व्यापार और वृत्ति दस्तावेजों पर स्टाम्प शुल्क के रूप में होता है। दस्तावेज जैसे ट्रेडिंग नोट, ब्रोकर नोट, हुंडी, इनमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। कानूनी आधार है भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 प्लस राज्य के नियम। आठवीं एडिसिव टिकट है पोस्टल, टेलीकॉम आब्लिक अन्य विशेष टिकट। उपयोग डाक, दूरसंचार शुल्क आदि में इसका उपयोग होता है। दस्तावेज है पोस्टल, मनी ऑर्डर, टेलीफोन बिल। विशेषता है इसकी केवल विशेष भुगतान हेतु इसका उपयोग किया जाता है। निष्कर्ष है सर कि कुल भारत में मुख्य रूप से 8 प्रकार के एडिसिव स्टाम्प होते हैं, जिसमें नंबर 1 रेवेन्यू टिकट, नंबर 2 डाक टिकट, नंबर 3 नोटरी टिकट, नंबर 4 कोर्ट आब्लिक जुडिशियल टिकट, नंबर 5 राजस्व टिकट, नंबर 6 स्पेशल एडिसिव टिकट और नंबर 7 ब्रोकर आबरी हुंडी टिकट और 8वां पोस्टल टेलीकॉम विशेष टिकट। ये सभी 8 एडिसिव टिकट ही में आते हैं और सभी प्रकार का उद्देश्य दस्तावेजों पर स्टाम्प शुल्क चुकाना है, उसे कानूनी रूप से मान्य बनाना है। 8 प्रकार के एडिसिव टिकट, इन पर कौन कौन से कानून लागू होते हैं सर, हम इस पर भी चर्चा करते हैं। रेवेन्यू टिकट जो अनुबंध, पट्टा, संपत्ति, दस्तावेज, इसमें भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 की धारा 11 से संबंधित राज्य स्टाम्प अधिनियम लागू होता है। दूसरी डाक टिकट है सर पत्र, पार्सल, पोर्टल, मनी ऑर्डर और भारतीय डाक अधिनियम जो है 1898 इस पे लागू होता है। नोटरी टिकट वसीयतनामा, प्रॉक्सी, पावर ऑफ अटॉर्नी, शपथ पत्र, अनुबंध पत्र और इस पे जो नोटरी एक्ट 1952 तो है ही सर, नोटरी नियम 1956, साथ ही भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 ये इसमें लागू होता है। कोर्ट जुडिशियल टिकट तो कोर्ट फीस अधिनियम 1870 और भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 और राज्य न्यायालय के नियम जो इसमें लागू होते हैं। याचिका, अपील, मुकदमों में इसको लगाया जाता है। राजस्व टिकट भूमि विवाद, पट्टा, याचिका और इसमें भी भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 राजस्व न्यायालय और राजस्व न्यायालय नियम लागू होते हैं। स्पेशल एडिसिव टिकट 6 नंबर की है, नोटरी, ब्रोकर, हुंडी, प्रमाणित नक्शे। इसमें कर्नाटक स्टाम्प नियम 1958 की धारा 14 बड़ी महत्वपूर्ण है। ब्रोकर, हुंडी टिकट व्यापार और वित्तीय दस्तावेज होते हैं इसमें उपयोग। वो भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 के स्टाम्प नियम लागू होते हैं। पोस्टर और टेलीकॉम में होता है डाक अधिनियम 1899। तो इस प्रकार से ये सभी टिकटों की जानकारी सर मैंने आपको दी है 8 प्रकार की। और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू विरुद्ध सरदारी विद्यावती 1962 के बिना सही स्टाम्प शुल्क के दस्तावेज कानूनी रूप से मान्य नहीं होते हैं, ये इसमें बताया गया है। तो सर हमारे आज के वीडियो का जो टाइटल है कि एडिसिव टिकट कितने प्रकार की होती है, तो कुल 8 प्रकार सर मैंने आपके लिए सर्च किए हैं। कुल कितने प्रकार की होती है, तो कुल 8 प्रकार के एडिसिव टिकट मेरे द्वारा सर्च करके आपके लिए लाई गई है और हो सकता है इससे ज्यादा भी हो, लेकिन जहां तक मुझे उपलब्ध हो सकी सर्च करने के बाद वो 8 प्रकार की हुई है जो मैंने आपके समक्ष वीडियो में दी है। और उसके बाद सर आती है हमारी एडिसिव स्टाम्प की। एडिसिव स्टाम्प क्या है, डेफिनेशन जो मैं आपको सर वीडियो के प्रारंभ में बता चुका हूँ, शॉर्ट में मैं बता देता हूँ। एडिसिव का हिंदी में मतलब होता है चिपकाने वाला या संग्राहक या गोंद वाला। मैंने टिकट ही आपको बता दी सर वीडियो के प्रारंभ में, आप तो अब समझ ही गए होंगे कि एडिसिव टिकट क्या होती है। इसके आगे सर हम चलते हैं। भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 की धारा 11 सर ये थोड़ी सी महत्वपूर्ण है। तो पहले मैं सर बुक में वर्ड टू वर्ड सर आपको पढ़ देता हूं, उसके बाद इसकी जो सरल जो व्याख्या मैंने की है उदाहरणों के साथ वो आपको बता दूंगा मैं। और ये उपयोग की रीति जो है ये धारा 10 में बताई गई है कि शुल्क कैसे संदत्त किए जाएंगे। और धारा 11 जो है सर भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 की बड़ी महत्वपूर्ण है, चिपकने वाले स्टाम्पों का उपयोग।
यूज ऑफ एडिसिव स्टाम्प। इसमें कुल 5 प्रकार बताए गए हैं सर। इन 5 ही जगह इन एडिसिव स्टाम्पों का उपयोग किया जाएगा, इनके अतिरिक्त इसका उपयोग नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें जो नियम बताए गए हैं उस नियमों से हटके हम अपने मन से कोई कार्य नहीं कर सकते। ये बुक में जो कानून बताया गया उस कानूनी के हिसाब से मैं आपको जानकारी दे रहा हूं सर। इसमें कुछ पांच जगह इसका इस्तेमाल करना बताया है, जिसमें नंबर 1 है मांग पर देय से अन्यथा देय और संवर्गों में लिखे गए विनिमय पत्रों की मूल प्रतियों के सिवाय वे लिखते हैं जो 10 नए पैसे से अनधिक शुल्क से प्रभार हैं। यहाँ एडिसिव टिकट का इस्तेमाल किया जाएगा। दूसरा है सर विनिमय पत्र और वचन पत्र जो भारत के बाहर लिखे बनाए गए, यहाँ पर भी एडिसिव टिकट का इस्तेमाल किया जाएगा। तीसरा नंबर है उच्च न्यायालय की नामावली में अधिवक्ता, वकील या अटॉर्नी के रूप में प्रविष्टि, यहाँ पर भी एडिसिव टिकट का इस्तेमाल किया जाएगा। चौथा है नोटरी के कार्य, यहाँ भी एडिसिव टिकट का इस्तेमाल किया जाएगा। नोटराइल टिकट अलग से होती है, एडिसिव जो मैंने आपको अभी बता दी, जिसका फोटो भी मैंने आपको बता दिया। और पांचवा है किसी निगमित कंपनी या अन्य निगमित निकाय में के शेयरों के पृष्ठांकन द्वारा अंतरण। तो इन 5 जगह एडिसिव टिकट का इस्तेमाल किया जाएगा। इसको इंग्लिश में भी पढ़ के बता देता हूं सर मैं आपको। नंबर 1 है इंस्ट्रूमेंट चार्जेबल विथ अ ड्यूटी नॉट एक्सीडेंट 10 नए पैसे एक्सेप्ट पार्ट ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज पेबल अदरवाइज देन ऑन डिमांड एंड ड्रॉ इन सेट्स। नंबर बी है बिल ऑफ एक्सचेंज एंड प्रॉमिसरी नोट ड्रॉ और मेड आउट ऑफ इंडिया। और तीसरा है एंट्री एज एन एडवोकेट, वकील और अटॉर्नी ऑन द रोल ऑफ हाई कोर्ट। और चौथा है नोटराइल एक्ट। और पांचवा है ट्रांसफर बाय एंडोर्समेंट बाय ऑफ शेयर इन एनी इनकॉर्पोरेटेड कंपनी और अदर बॉडी कॉर्पोरेट। तो ये सर कुल 5 प्रकार बताए गए हैं। और धारा 12 में बताया गया है चिपकाने वाले टिकटों का रद्दीकरण, वो भी सर जरूरी है, क्योंकि आपको जब भी आप नोटरी का कार्य करेंगे तो आपको जो टिकट है, मैंने पिछले वीडियो में भी सर आपको बताया है, ये टिकट है जैसे नोटराइल टिकट। अब ये जैसे एक टिकट है तो इसमें आधे पे आपको सील लगाना है और आधी सील आपकी टिकट पे आएगी और आधी सील नीचे जाएगी, ताकि इसका दोबारा से यूज ना किया जा सके और गवर्नमेंट को लॉस ना हो इससे। वरना यदि ऐसा ना होगा तो व्यक्ति उस टिकट को वापस निकाल के दूसरी जगह इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इससे गवर्नमेंट की रेवेन्यू का नुकसान होगा। और ये कानून भी बनाया गया है धारा 12 में, भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 की धारा 12 में ये कानून इसलिए बनाया गया है ताकि उसका दोबारा उपयोग ना किया जा सके। और यदि आपने उस पर सील नहीं लगाई तो वो टिकट कोरी ही रहेगी, तो ये माना ही नहीं जाएगा कि उसको आपने नोटरी में यूज किया है। हम आगे बढ़ते हैं सर। इसमें भारतीय स्टाम्प अधिनियम की जो धारा, इसमें से सर मैंने आपको पढ़ के बता दी। अब शॉर्ट शब्दों में आपको बता देता हूं, जो सरल शब्दों में मैंने तैयार की चिपकने वाले टिकट। नंबर 1 है जिन दस्तावेजों पर बहुत छोटी 10 नए पैसे तक हो, वहां इसको लगाया जाएगा। दूसरा विदेश से बने बिल ऑफ एक्सचेंज और प्राइमरी नोट्स। तीसरा हाई कोर्ट में एडवोकेट, वकील, अटॉर्नी के नाम की एंट्री। चौथा नोटरी द्वारा किए गए कार्य। पांचवा है कंपनी के शेयरों का एंडोर्समेंट द्वारा ट्रांसफर। तो ये है, और इसका मतलब ये है कि हर दस्तावेज पर चिपकने वाला स्टाम्प नहीं लगाया जा सकता, केवल उन्हीं पर लगाया जाएगा जिनके लिए कानून या सरकार अनुमति देती है। और धारा 12 की जानकारी मैंने आपको दे दी। एक सरल उदाहरण ले लेते हैं सर। इसमें मान लीजिए राम और श्याम के बीच 20,000 रुपए का एक उधारनामा लिखा गया। इस दस्तावेज पर स्टाम्प शुल्क 50 रुपए निर्धारित है। अब धारा 11 के अनुसार यदि सरकार ने अनुमति दी हो तो इस शुल्क का भुगतान एडिसिव से किया जा सकता है, एडिसिव टिकट के रूप में किया जा सकता है, चिपकने वाला टिकट जिसको हम कहते हैं। लेकिन यदि दस्तावेज बड़ा है, जैसे बिक्री, विलेख, पावर ऑफ अटॉर्नी इत्यादि, तो उस पर चिपकने वाले स्टाम्प से शुल्क अदा नहीं किया जा सकता। उसके लिए इम्प्रेस्ड या स्टाम्प पेपर ही आवश्यक है। ये थोड़ी सोचने समझने की बात है, मैंने पिछली वीडियो में भी सर बताई थी, क्योंकि एक एग्रीमेंट बड़ा महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स होता है। जब आप उस पर ऑनलाइन ई स्टाम्प निकालते हैं तो आपकी आधार KYC होती है, मोबाइल का सत्यापन होता है, संपदा 2.0 पर आपका पंजीयन होता है और मोबाइल OTP के आधार पर ही वो स्टाम्प निकाला जाता है। दोनों पार्टियों की एंट्री उसमें होती है और उसमें आपका फोटो भी छप के आता है और आधार कार्ड में जो भी आपका नाम पता होता है पूरा वो लिख के आता है। तो एक मुकम्मल परफेक्ट वो दस्तावेज माना जाता है। उस पे आप लिखा पढ़ी करके एग्रीमेंट और पावर ऑफ अटॉर्नी या आपका शपथ पत्र हुआ, ये सब चीजें आप उस पर बना सकते हैं। और वहां पर एडिसिव टिकट का उपयोग नहीं किया जाएगा। ये क्यों नहीं किया जाएगा? क्योंकि जो 5 प्रकार है उन 5 प्रकारों में कहीं भी इन शब्दों का उल्लेख नहीं है कि बिक्री, विलेख, पावर ऑफ अटॉर्नी इत्यादि। वहां स्पष्ट बता दिया गया है कहाँ कहाँ उसका इस्तेमाल किया जाएगा। इसी प्रकार से मद्रास उच्च न्यायालय का भी सर एक फैसला है, आर मुथु विरुद्ध जय चित्रा 2005 AIR, इसमें बताया है कि यदि किसी दस्तावेज पर केवल एडिसिव स्टाम्प लगाया गया है और वह धारा 11 में अनुमत नहीं है, मतलब उसकी अनुमति नहीं है,
तो ऐसा दस्तावेज स्टाम्प शुल्क का सही भुगतान न होने के कारण अप्रमाणिक हो जाएगा, मतलब इनएडमिसेबल, इन एविडेंस हो जाएगा। इसी प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने जो दूसरा महत्वपूर्ण फैसला अवेश कुमार चंद्र विरुद्ध विजय कृष्ण मिश्रा 2009 2 ACC 532 में बताया है कि यदि दस्तावेज पर स्टाम्प शुल्क ठीक प्रकार से अदा नहीं किया गया है तो वह दस्तावेज सबूत के तौर पर अदालत में तब तक स्वीकार्य नहीं है जब तक कि उचित स्टाम्प शुल्क और जुर्माना अदा न कर दिया जाए। ये इन दोनों में सर बताया गया है और इनकी डिटेल मैंने इसमें लिखी हुई है। अब ये जो मद्रास उच्च न्यायालय का फैसला है इसमें और ये जो सर्वोच्च न्यायालय का फैसला है इसमें मद्रास उच्च न्यायालय के फैसले का सर मैं सिर्फ एक लाइन, एक पेरा आपको पढ़ के बता देता हूं जिससे आपको इसकी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। सर उसी का एक पेरा पढ़ के आपको बता रहा हूं ताकि धारा 35 स्टाम्प अधिनियम जो है 1899 का, उसका बड़ा महत्वपूर्ण आपको इसमें उल्लेख किया गया है। टी भास्कर राव बनाम टी गैब्रियल एवं अन्य AIR 1981 AP 175 में यह माना गया है कि स्टाम्प अधिनियम की धारा 35 के अनुसार शुल्क सहित किसी दस्तावेज पर स्टाम्प लगाना अनिवार्य है ताकि उसे साक्ष्य के रूप में ग्राह्य बनाया जा सके। स्टाम्प अधिनियम की धारा 35 का प्रावधान का किसी दस्तावेज को स्टाम्प शुल्क और शास्ति के भुगतान पर साक्ष्य के रूप में प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। यदि वह दस्तावेज शुल्क सहित है किंतु स्टाम्प नहीं है या यदि वह अपर्याप्त रूप से स्टाम्प किया गया है तो कमी शुल्क और शास्ति के भुगतान पर साक्ष्य के रूप में प्राप्त किया जा सकता है। किसी दस्तावेज जिस पर स्टाम्प शुल्क है और स्टाम्प नहीं है की ग्राह्यता पर प्रतिबंध निश्चित रूप से पूर्ण है, चाहे उद्देश्य की प्रकृति कुछ भी हो, चाहे वह मुख्य उद्देश्य के लिए हो या सहायक उद्देश्य के लिए, जब तक कि धारा 35 के प्रावधान का की आवश्यकताओं का अनुपालन न किया जाए। इसका अर्थ यह है कि यदि धारा 35 के प्रावधान का की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है तो दस्तावेज जिस पर शुल्क है किंतु स्टाम्प नहीं है साक्ष्य के रूप में प्राप्त किया जा सकता है। ये इस पेरे में सर बताया गया है और अंत में इसके बारे में इसकी एक्सप्लेन भी सर मैंने किया है, एक पेरा मैंने आपको पढ़ के बताया है और नोट में भी मैंने लिखा हुआ है कि ये जो धारा 11 में जो 5 जो जगह इस्तेमाल करना बताया गया उसमें एफिडेविट, एग्रीमेंट, सेल डीड, लीज डीड जैसे बड़े दस्तावेज शामिल नहीं है। उन पर हमेशा नॉन जुडिशियल स्टाम्प या ई स्टाम्प ही मान्य है। इसी प्रकार से एडिशिव स्टाम्प का उपयोग कहाँ कहाँ किया जा सकता है तो सर वो मैंने आपको जो बताया है वो मुख्य रूप से 5 जगह जो बुक में परिभाषा दी गई है वहां इसका उपयोग किया जा सकता है, क्योंकि भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 की धारा स्पेशली इसलिए ही उसमें दी गई है कि एडिसिव टिकट का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाएगा। वो जो 5 जगह मैंने बताई है उसके बाद अब कोई क्वेश्चन बाकी नहीं रह जाता है कि इसका उपयोग कहाँ करना है हमें। अब हमें अपनी अपनी तरफ से अकेले नहीं लगाना है, जब कानून में लिख दिया 5 जगह तो हमें उस कानून को सुनना, समझना और देखना है क्या ये 5 जगह हैं। यदि राज्य के कुछ नियम अलग से हो तो सर वहां उस नियम को भी फिर देखा जाएगा। तो इसी प्रकार से यही चीज मैंने सर इसमें आगे भी लिखी हुई है और इसमें निष्कर्ष भी है। और सुप्रीम कोर्ट का जो विजय बनाम भारत संघ का जो मामला है ये कि जो है कि द्वितीयक साक्ष्य के रूप में ये बताया है कि इसमें क्या किसी दस्तावेज की प्रति को द्वितीयक साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है जब मूल दस्तावेज पक्षकार के कब्जे में ना हो। तो इसके बारे में इसमें बताया गया है और अपील स्वीकार करके 19 अपर जिला न्यायाधीश द्वारा सिविल वाद संख्या 46803 जिसका शीर्षक श्री विजय बनाम श्रीमती मृणाली में पारित के आदेश की पुष्टि उच्च न्यायालय द्वारा वाद संख्या में की गई है और चतुर्थ अतिरिक्त जिला न्यायाधीश द्वारा पारित 17/7/2001 का आदेश बहाल किया गया है। 17/7/2001 का आदेश क्या है सर, हम थोड़ा सा देख लेते हैं। यह प्रारंभ में ये जो है वादी ने अनुबंध के विशिष्ट पालन के लिए एक वाद दायर किया। उक्त वाद में वादी ने विक्रय समझौते की एक प्रति अन्य दस्तावेजों के साथ द्वितीयक साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत करने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया और 1971 ACC 545 द्वितीय न्यायाधीश पीठ 2 सिविल अपील संख्या 4910/2023 प्रारंभ में उक्त आवेदन को चतुर्थ अपर जिला न्यायाधीश ने दिनांक 17/7/2001 के आदेश द्वारा स्वीकार कर लिया गया था। यही है वो आदेश जिसकी पुष्टि सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा की गई है। लेकिन जब प्रतिवादी ने इस आदेश की समीक्षा की मांग की तो न्यायालय ने दिनांक 16/12/2003 के अपने आदेश द्वारा इसकी समीक्षा की और वहां निर्णय दिया कि विक्रय अनुबंध के द्वितीयक साक्ष्य को स्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि वह उचित स्टाम्प पर निष्पादित नहीं किया गया था। अतः स्टाम्प अधिनियम की धारा 35 के अंतर्गत वर्जित है, ऐसा निर्णय देते हुए न्यायालय ने जुगदी केशव राव सुप्रा मामले में इस न्यायालय के निर्णय का हवाला दिया। लेकिन जो पहले जो स्वीकार किया गया था उसी को सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा माना गया। तो ये द्वितीयक साक्ष्य का भी एक बड़ा अच्छा
साइटेशन है। मेरे कई व्यूअर्स ने इस बारे में सवाल भी पूछा है, कमेंट्स भी किए कि विक्रय अनुबंध यदि आपके पास है तो क्या उसका द्योतिक साक्ष्य के रूप में उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। मैं यहाँ पे सर आपको एक बात की जानकारी दे दूं, ये मैं अब आपको सर सभी चीजों से हटके, बुक से हटके और सर्वोच्च न्यायालय से हटके एक प्रैक्टिकली सर बात मैं आपको बता रहा हूँ कि यदि कोई स्टाम्प लिख लिया गया और उचित रूप से स्टाम्पित नहीं है तो हालांकि वो धारा 12 जो भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 है उसके तहत एक शास्ति, एक मतलब एक विधि विरुद्ध उसको कार्य माना गया है। लेकिन धारा 35 ये भी कहती है कि यदि आप कलेक्टर ऑफ स्टाम्प में उसकी जो जुर्माना राशि आप जमा करा देते हैं, रसीद आप जमा करा देते हैं, उसके बाद वो साक्ष्य में ग्राह्य मान ली जाती है। कई बार लोग सोचते हैं कि हमने जो लिखा पढ़ी कम स्टाम्प पर कर ली तो अब क्या अदालत में दावा नहीं लगेगा। तो इसमें सर मैं आपको प्रैक्टिकली बात बता दूं, मैं मेरे ही केस की बात बता देता हूं आपको। मैंने पिछली वीडियो में भी उदाहरण देकर बताया था और उदाहरण देकर बताने का मकसद मेरा सिर्फ आपको समझाना है ताकि आप इस बात को समझ सकें। मेरे एक पक्षकार ने, जो ग्रामीण व्यक्ति था, गांव में एक स्टाम्प पर हाथ से लिखा पढ़ी की 3,70,000 रुपए के उधार देने की। पड़ोसी काश्तकार था, अच्छे परिचय थे, सालों से एक साथ रह रहे थे, उनको आवश्यकता पड़ी तो उनकी आवश्यकता को देखते हुए उसने मदद कर दी। दो गवाह रख लिए, लेकिन नियत तारीख पर जो पड़ोसी काश्तकार है उसके मन में बेईमानी आ गई और उसने पैसे देने से मना कर दिया। ग्रामीण पक्षकार जो भाई साहब थे वो मेरे पास आए और उन्होंने कहा वकील साहब इस पे पैसे नहीं दे रहा, आप केस लगाएं। मैंने देखा कि स्टाम्प ड्यूटी नहीं थी, हालांकि नोटिस दे दिया और जो 3,70,000 रुपए की जो कोर्ट फीस होती है, कोर्ट फीस अधिनियम 1870 के तहत हमने वो भी जमा कर दी और अदालत में दावा भी पेश कर दिया, दावा दर्ज भी हुआ, नोटिस भी सामने वाले को जारी हुए। आदेश 5 सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत वो उपस्थित भी हुआ और वाद विषय भी बने और एविडेंस की स्टेज पर भी आए। तब प्रतिवादी अधिवक्ता ने उस पर आपत्ति की कि उचित रूप से स्टाम्प पर नहीं लिखा गया है, इसलिए इनका दावा खारिज किया जाए और उसको साक्ष्य में ग्राह्य नहीं किया जाए। उस स्टेज पर मेरे द्वारा धारा 35 स्टाम्प अधिनियम 1899 का आवेदन लगाया गया और न्यायालय से निवेदन किया गया कि हमें अनुमति दी जाए कि हम इसको उचित रूप से स्थापित करवाएं। न्यायालय के द्वारा हमारा आवेदन स्वीकार किया गया। मेरे द्वारा न्यायालय की आदेश पत्रिका मूल दस्तावेज लेकर कलेक्टर ऑफ स्टाम्प के समक्ष प्रस्तुत किए गए। वहां कलेक्टर ऑफ स्टाम्प महोदय के द्वारा विधि अनुसार जांच करने के बाद उस पर पेनल्टी भी लगाई गई और जो रसीद उसकी विधि अनुसार बनती बनाकर हमको दी गई वो हमने कोर्ट में पेश की। न्यायालय ने उसको साक्ष्य में ग्राह्य किया और मेरा पक्षकार वो केस जीत भी गया। अब सवाल ये उठता है, क्या सिर्फ, तो एक चीज तो सर स्पष्ट हो गई कि ऐसी स्थिति में इस प्रकार से भी उसको साक्ष्य में ग्राह्य करवाया जा सकता है, धारा 35 का लाभ हमें मिल सकता है। लेकिन ये मैंने एग्जांपल दिया, जरूरी नहीं है आपके केस में इसी प्रकार से लागू। हर केस की स्थिति अलग अलग होती है और हर केस की सिचुएशन अलग होती है, लिखा पढ़ी अलग होती है, लिखा पढ़ी का रूप अलग होता है। तो इसको लागू करने से पहले, समझने से पहले आप आपके केस की परिस्थिति को देख लें, आपके वकील साहब से भी सलाह मशवरा कर लें कि धारा 35 का उपयोग आपके केस में किस प्रकार से किया जाएगा। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि क्या हमने जब कोर्ट के बीच में ये रोक एक पैदा हुई, विपक्षी के द्वारा आपत्ति ली गई और हम वहां से कलेक्टर ऑफ स्टाम्प से उसको अनुमति लेकर आ गए तो क्या हम केस जीत गए? क्या हमने कोई बहुत बड़ा तीर मार लिया है क्या उसमें? नो सर। आप इस बात को बिल्कुल याद रखें कि यदि आप कलेक्टर ऑफ स्टाम्प से उसको वैलिड करवा कर ले भी आए और साक्ष्य में ग्राह्य भी हो गई, उसके बाद भी फैसला गुण दोषों के आधार पर ही होगा। जरूरी नहीं है कि आपने उसको साक्ष्य में ग्राह्य करवा लिया तो आप केस जीत ही गए। आपको अदालत में आपका केस साबित करना होगा, बर्डन ऑफ प्रूफ आपके ऊपर है, गवाहों से आपको साबित करना होगा कि हाँ वो जो एग्रीमेंट के अंदर बात लिखी गई है तो वास्तव में सच है। और न्यायालय जब उसको आपके दस्तावेज, आपके एविडेंस, इनके आधार पर पाता है कि आपका दावा विधि अनुसार सही है, तभी आपके हक में फैसला होगा, वरना आप केस हार भी सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि आपने स्टाम्प ड्यूटी भर दी, रसीद भर दी और साक्ष्य में ग्राह्य हो गया। अगर आप ये नहीं करते तो प्राइमा फेसी उसको साक्ष्य में ग्राह्य नहीं किया जाता और आपका दावा तो सर आप पूरा हार ही चुके थे, वहां केस आपका वहीं उस स्थिति में आ गया। क्योंकि जब जिस जिस बेसिक ग्राउंड पर ही आप दावा लेकर आए, न्यायालय ने उसी साक्ष्य में ग्राह्य नहीं माना तो निश्चितता सर आपका केस तो आप हारेंगे ही हारेंगे। लेकिन इस बात का आपको ध्यान रखना है, बर्डन ऑफ प्रूफ एविडेंस एक्ट में जो बताया गया है वो आप ही के ऊपर है सर, पूरा के पूरा। ये बदलता भी रहता है। आप दावा लेकर आए तो आपके ऊपर जिम्मेदारी है कि आपको आपका दावा साबित करना है। यदि प्रतिवादी काउंटर क्लेम लेकर आता है तो उसके ऊपर जिम्मेदारी रहती है कि उसके काउंटर क्लेम को साबित करे। काउंटर क्लेम क्या है, किस प्रकार से बनाया जाता है, कैसे पेश किया जाता है, कौन से आदेश लागू होते हैं, इस पे कम से कम 8 वीडियो में मेरे चैनल पर बना चुका हूँ, अपलोडेड है, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। अब मैं आपको सर आगे ई बुक से थोड़ा सा और परिचित करा देता हूँ। हमारे एक व्यूवर्स का सवाल भी मैंने शामिल किया है। उन्होंने सवाल किया था कि भाई जी नमस्कार, मैं जानना चाहता हूँ कि किसी एग्रीमेंट में स्टाम्प शुल्क की अदायगी
कोई दो प्रकार के स्टाम्प के संयोजन से की जा सकती है या नहीं, जैसे ई स्टाम्प प्लस एडिसिव चिपकाने वाले ई स्टाम्प मैनुअल स्टाम्प को मिलाकर, इस पर विधिक सलाह देने की कृपा करें। तो इस पे मैंने सर जहाँ तक हो सकता था जानकारी कलेक्ट करके ई बुक के अंदर लिखी है, और उस पे मैं आपके लिए फिर अलग से सर एक वीडियो बनाऊंगा। आज का हमारा जो वीडियो का टॉपिक है वो यही है, और उसके बाद फिर हमारे अध्याय चालू होंगे, अध्याय 1 से लेकर अंत तक। और अंत में फिर इसमें मैंने डिस्क्लेमर भी लिखी है, और वीडियो के प्रारंभ में भी सर डिस्क्लेमर लिखी है। डिस्क्लेमर लिखने का मतलब मेरा यह है कि ये सर एक पीडीएफ है। पीडीएफ आप समझते हैं एक नोट्स मान लें, या उसको डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ई बुक कहा जाता है, इसलिए मेरे द्वारा ई बुक कहा जाता है। डिस्क्लेमर मेरे द्वारा इसीलिए लिखी गई है कि इस पर किसी भी प्रकार से कार्रवाई करने से पहले, समझने से पहले आप आपके वकील साहब से सलाह मशवरा कर लें, उसके बाद इस पर आप अमल करें। आपके केस की परिस्थिति और सिचुएशन आपके वकील साहब भली भांति जानते हैं, वो आपको सलाह देंगे, उसी के बाद फिर आप इसमें आगे की कार्रवाई करें। इसी प्रकार से इसमें जो जानकारियां दी गई हैं वो आपको सिर्फ एक मार्गदर्शन, सूचना और एक कानून के प्रति जागरूकता के उद्देश्य से दी जा रही हैं। ये किसी के लिए व्यक्तिगत सलाह नहीं है। और ये एक पीडीएफ है, इसको आप कोर्ट में पेश नहीं कर सकते, ना किसी सरकारी दफ्तर में, ना किसी सरकारी कार्यालय में। आप ये ध्यान रखिएगा, ये एक पीडीएफ मात्र है सर। आपको यदि वहां प्रस्तुत करना है तो इसमें जो कानून लिखे हैं उन कानूनों को आप उसकी बुक को ले जाकर आप वहां पेश करें। साइटेशन लिखी है तो आप वो बुक तलाश करें आपकी कोर्ट की लाइब्रेरी में, उसकी फोटोकॉपी करवाएं और वो कॉपी आप वहां पेश करें। ये मैंने एक बतौर आपको हिंट, एक आपको एक अंधेरे से उजाले की ओर ले जाने का मेरा प्रयास है कि आप दर दर भटक रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप परेशान हैं, तो आपको कहीं ना कहीं कुछ तो सर इससे राहत मिल ही जाती है कि हाँ, हम इस स्थिति में हम क्या करें। वही मेरी कोशिश है और वही मेरा प्रयास है। इसी प्रकार से मेरे एक सज्जन ने एसडीएम कोर्ट में शायद ले जाकर पेश कर दी थी उसको। उन्होंने मुझको मैसेज दिया था कि सर इसका कोई रेफरेंस नंबर बताएं आप, जबकि मैं मेरे हर वीडियो में आपको कह देता हूं कि ये एक पीडीएफ है सर, ये पीडीएफ है, आप इसको आप खुद यूज कर लें, आप देख लें, समझ लें। इसमें लिखे हुए कानून को जो बुक है, उस बुक के अंदर से आप देख के उस बुक को आप कोर्ट में पेश करें, क्योंकि ये पीडीएफ मात्र है सर। ये आपके व्यक्तिगत एक मार्गदर्शन के लिए, कानून की जागृति के लिए मेरे द्वारा बनाने की कोशिश की जा रही है। और इसकी जो ई बुक है सर, उसकी लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे द्वारा दे दी गई है। 199 रुपीज कीमत इसकी मेरे द्वारा रखी गई है। यदि आपको आवश्यकता महसूस हो तो आप इसको वहां से खरीद सकते हैं, और यदि आपको ये लगता है कि आपके लिए उपयोगी नहीं है तो आप नहीं खरीदें। मेरे को इस वीडियो के अंदर से जानकारी देने का भी मकसद यही है कि आप जब मेरा वीडियो देखें तो साथ ही ई बुक से भी भली भांति परिचित हो लें। मेरे कई व्यूवर्स का ये कहना था कि सर आप जो भी वीडियो बनाए तो उसका पीडीएफ आप हमें जरूर दें, तो मैं हर वीडियो के साथ एक पीडीएफ जरूर बना देता हूं, ताकि वो आपको रिटर्न रूप में भी प्राप्त हो सके। लेकिन ये सिर्फ पीडीएफ है, आपको बुक कानून की जो ओरिजिनल है वही कोर्ट में पेश करना है। इसी के साथ एक महत्वपूर्ण जानकारी और दे दूं सर मैं आपकी, बड़ी मतलब यूट्यूब चैनल की ओर से ऑफिशियल तौर पर मुझे फ्लिपकार्ट और मंत्रा कंपनी का एफिलिएट पार्टनर बनाया गया है, और उनके द्वारा इनकी लिंक भी मुझे दी गई है। और लिंक मेरे द्वारा वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दी गई है। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने प्रोडक्ट ओपन हो जाएंगे। किसी भी प्रोडक्ट पर आप क्लिक करेंगे तो ऊपर सर्च बॉक्स आएगा, वहां पर आप आपकी जो भी सामग्री मंगाना चाहते हैं वो आप सर्च करके आप मंगा सकते हैं, जैसे आप अभी तक मंगाते चले आ रहे हैं। आप जिस भी प्लेटफॉर्म से मंगा रहे थे तो उसका फायदा उस प्लेटफॉर्म को मिल रहा था। यदि आप मेरे चैनल के माध्यम से मंगवाएंगे तो उसका प्रॉफिट मेरे चैनल को मिलेगा। यूट्यूब का कहीं ना कहीं ये सोचना है कि मेरे चैनल के जो व्यूवर्स हैं वो उस प्रोडक्ट के जरिए खरीदी करेंगे। इन संभावनाओं को देखते हुए यूट्यूब चैनल की ओर से मुझे ऑफिशियली पार्टनर बनाया गया है। तो आप सभी मेरे व्यूवर्स से मेरी अपील है कि आप जिस प्रकार से फ्लिपकार्ट और मंत्रा से खरीदी कर रहे हैं, खरीदी की सारी प्रोसेस वही रहेगी, भुगतान का तरीका भी वही रहेगा, सिर्फ प्लेटफॉर्म चेंज होगा। आप कहीं और से सर्च करने के बजाय मेरे वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहां पे क्लिक करके आप खरीदी करें तो मेरे चैनल को उसका बेनिफिट मिलेगा। और चूंकि आप सभी मेरे व्यूवर्स हैं, मैं आप सभी लोगों के लिए कानूनी जानकारी बनाता हूं और इसी तरीके से मैं बनाता रहूंगा। मेरे चैनल को सशक्त और मजबूती प्रदान करें और आपका सहयोग प्रदान करें। इस सहयोग को करने में आपका 1 रुपया भी खर्च नहीं होगा। खर्च वो जिस प्रकार से पहला आपका हो रहा है, जो लग रहा है वही सब लगेगा, लेकिन आप कहीं और जाने के बजाय यहाँ से आप खरीदी करेंगे तो उसका प्रॉफिट कहीं ना कहीं चैनल को प्राप्त होगा। आज के वीडियो में एडीसी टिकट कितने प्रकार की होती है इस पे मैंने मुकम्मल कानूनी जानकारी आपको प्रदान कर दी है। उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरे वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें। ओके, शुक्रिया, थैंक यू सर।